नमस्कार, मैं हूं विवेक चांडिल और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। महाराष्ट्र में चुनावी घमासान तेज है। दोनों गठबंधन ओबीसी और मराठों को साधने में लगे हैं, क्योंकि जिसके साथ ओबीसी और मराठा जुड़ेगा, महाराष्ट्र में उसी की नैया पार लग जाएगी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भी राजनीति तेज है। कांग्रेस ने वायदा किया है कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आई तो जातिगत जनगणना कराएंगे और जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को आरक्षण देंगे। आरक्षण की सीमा को 50% से भी बढ़ाने का कांग्रेस ने वादा किया है, जबकि बीजेपी बार बार कह रही है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी बुलंद कर रखा है। पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ, सभी नेता कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस जातियों को बांटने की राजनीति कर रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वोटर्स का साथ मिला था, लेकिन इस बार ओबीसी किसके साथ जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि ओबीसी और दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम सत्ता में आए तो जातिगत जनगणना कराएंगे और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण भी देंगे। जाति जनगणना और 50% की दीवार, यह है। अब मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा, जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं, देखिए राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, मैं देश को बता रहा हूं कि 90% लोग इस देश की प्रगति में शामिल ही नहीं है। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस विकास की नहीं, बंटवारे की राजनीति करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है, इसलिए कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ रही है। कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है कि 10 साल से ओबीसी प्रधानमंत्री को बर्दाश्त तक नहीं कर पा रही है। आपको मालूम है, कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर हैं। अमित शाह ने कहा कि अगर ओबीसी और एससी का आरक्षण छिन गया तो हम इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी को एक आवेदन पत्र दिया, जिसमें कहा है, इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण करिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 50% आरक्षण ऑलरेडी हो चुका है। बढ़ोतरी करनी है तो किसी का काटना पड़ेगा। अब 10% अगर माइनॉरिटी को देना है तो दलितों का, आदिवासियों का और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अकुश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, और शीतल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से हमारे संवाददाता। दोनों मेहमानों का रुख करें, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे अभिषेक का। अभिषेक, इस बार एसटी, एससी, ओबीसी का समर्थन किस ओर जाता आपको दिख रहा है?
देखिए, जिस तरीके से बीजेपी अब इस बार आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का अपनी स्पीच देख ही रहे थे कि लगातार वह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आखिरकार जो आरक्षण को लेकर लगातार बात सामने उठ रही है और कांग्रेस तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वह सेंसस कराने की बात सामने आ रही है, उसको लेकर कहीं कहीं वह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी अगर कोई हितैषी है तो वह बीजेपी है, बीजेपी उनके तमाम आरक्षण का ध्यान रखने वाली है। लेकिन कांग्रेस कहीं कहीं यह साफ दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस कहने में कहीं कहीं अपने आप को सफल होते हुए दिखाई पड़ रही है, उसे लग रहा है कि साथ सफलता उन्हें मिलेगी, क्योंकि वह कह रहे हैं कि जो भी जिसको आरक्षण मिलेगा, आरक्षण को उल्टा हम खत्म नहीं करेंगे, उल्टा और बढ़ा देंगे ताकि लोगों को उनका हक अच्छे से मिल पाएगा। ओबीसी समाज के लोग भी कम से कम अच्छे ओहदे पर बैठ पाएंगे, अच्छे उनको नौकरियां मिलेंगी, अच्छी चीजें मिलेंगी और उनका जो हक है, संविधान ने हक दिया है, वह हक उनके मिलना चाहिए। तो देखिए, यह तो साफ है। देखिए कि आपने देखा होगा विवेक कि लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से महाविकास आघाड़ी का मानी उनको बड़ी सफलता हाथ लगी है और कहा महायुति को नुकसान हुआ है। तो इस बार भी अगर ये सिक्का चला, यानी कांग्रेस तमाम भी चीजें बोलने में सफल रही, तो जाहिर सी बात है महाविकास आघाड़ी को उसका फायदा पहुंच सकता है और महायुति को उतना सफलता नहीं मिलेगी, यह समझ में आ सकता है। लेकिन जो चीजें अभी ग्राउंड पे चल रही हैं, कहीं कहीं आपको देखिए कि अगर हम मराठाओं की बात करें, मराठाओं में आपको पता है कि वहां पे भी ओबीसी समाज के लोग हैं जिनको लगातार उनको पेपर्स दिए जा रहे थे। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अगर मराठाओं की तरफ से भी अगर कहीं कहीं महायुति को यानी बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया गया, तो कहीं कहीं जाहिर सी बात है कि महायुति को महाराष्ट्र में नुकसान पहुंच सकता है और महाविकास आघाड़ी को इसका फायदा पहुंच सकता है। विवेक, ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। इसके सियासी मायने को समझने के लिए अखुज श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। अखुज जी, आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से ये फैक्टर महाराष्ट्र के चुनाव में एक तरह से जीवित हो चुका है या फिर ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर लोग जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से मुद्दा तो मराठा और ओबीसी दोनों ही वोट बैंक के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और दोनों ही वोट बैंक अपने लिए बहुत बड़ी जगह रखते हैं। मराठा की आबादी उतनी नहीं है जितना उसके पास अभी प्रतिनिधित्व है और प्रतिनिधित्व का आलम यह है कि आधी से ज्यादा विधानसभा की सीटें मराठाओं की हैं और जबकि 26-27% वोट माना जाता है मराठाओं का है और जबकि 52% वोट माना जाता है ओबीसी का है। अब ओबीसी के बिना किसी का काम नहीं चलना है, चाहे वो महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो। उसी तरीके से मराठा के बिना भी नहीं काम चलना है। लेकिन ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए उस पर ज्यादा नजर है और इसी वजह से ओबीसी को और वोट बैंक को उसको बढ़ाने के लिए, जातियों की संख्या बढ़ाने के लिए अभी 7 जातियों को शिंदे सरकार ने उसमें शामिल कर लिया है। तो अब वो जो गणित है ना, वो दोनों की, एक तो ये भी कि दोनों साथ नहीं चलने वाली हैं, लेकिन साधना दोनों के बिना कोई भी पक्ष जो है वो नहीं जीत सकता, इसलिए उसको साधने की मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी अक्लमंदी से काम कर रही है कि ओबीसी के अलावा है, ओबीसी के एक धनगर ग्रुप है जो 5% वाला है, उसको भी अपने में साधने की कोशिश कर रही है। धनगर जिसे आपने वो है तो उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ 1-1% का भी खेल होगा और ऐसा नहीं होने जा रहा है कि मराठा पूरा पूरा आपके पास चला जाए या इनके पास चला जाए या भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाए, महायुति के पास चला जाए, महाविकास आघाड़ी के पास चला जाए। साधने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मराठा बहुत एग्रेसिव है। वोट बैंक अपने आप में वो एक बहाव लाने की क्षमता रखता है, इसलिए बहुत मजबूत, जबकि ग्रुप में ओबीसी बहुत है और प्रधानमंत्री के रहते हुए वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मुस्लिम आरक्षण का भी जो मामला अभी उठाया गया 10% का, और जिसको लेकर के अमित शाह बहुत एग्रेसिव रहे हैं और योगी वहां पर एक बड़े फैक्टर बन के उभरे हैं। अब ये देखना है कि क्या योगी का जो बटेंगे तो कटेंगे वाला हिसाब किताब होगा या उसको लेकर के कोई जो महायुति में भी आपस में जो मतभेद दिखे, चाहे वो अशोक चौहान की भाषा में हो या किसी भाषा में हो, उस पे कितना अलग अलग है। ये जो योगी का फॉर्मूला है वो मराठाओं के लिए अलग है। देखिए, मैं मतलब मुझे लगता है कि जातिगत के हिसाब से उन्होंने वो उसको सिलने की कोशिश की है और योगी इस मामले में थोड़ा आगे जा चुके हैं, थोड़ा आगे उनकी बात को सुना जा रहा है और शायद ये लगता है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री खुद
ओबीसी होकर के अपने आप में अब उन पूरे वर्ग को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी जी। सफलता होगी अभी नहीं कहा जा सकता है, जी। लेकिन योगी के बाद से और योगी और बाकी लोग जो हैं वो मराठाओं को अपने आप पे केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आकू जी शायद आप इस बात से सहमत भी होंगे कि जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो एक काउंटर है वो जातिगत जनगणना कह लें या फिर कास्ट सेंसस कह लें या उसके काउंटर में भी दिया गया हो सकता है, जिस तरह से बाकी के वर्ग जो बीजेपी से अलग जाते रहे या फिर बीजेपी को इससे नुकसान होता रहा हो। मैं शीतल जी के पास जा रहा हूं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। शीतल जी, आपका क्या टेक है? आरक्षण का मुद्दा क्या इस बार के चुनाव में एग्रेसिवली उठाया गया है, तो क्या ये फैक्टर है? ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि वहां करीब 34% ओबीसी की वो आबादी है जिसको आरक्षण मिल रहा है, और इसमें कुछ नए संवर्गों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। जो बैकवर्ड कमीशन है जिसको अहीर साहब नेतृत्व कर रहे थे, उनके नेतृत्व में, और प्लस जो 8 लाख की सीमा थी क्रीमी लेयर की, उसको भी बढ़ा के 12% किया गया है। तो ओबीसी में बीजेपी ने प्ले किया है, क्योंकि ओबीसी बीजेपी का आधार रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। दूसरा फैक्टर वहां 28% के आसपास मराठा वाला है, करीब 21-22% दलित हो जाते हैं, और इसके अलावा जिन जातियों को जोड़ने की बात की गई है वो करीब 7-8% है। तो 34 और 8 करीब 42% के आसपास ओबीसी आबादी वो होती है जिसको बीजेपी अपने आप को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा 2 समूह वहां है, कुणबी और एक धनगर, जिनकी बड़ी आबादी, कुणबी कांग्रेस के साथ है और धनगर पे अभी तक बीजेपी का असर रहा है। लेकिन धनगर लोगों की अपनी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो एकाएक इस चुनाव में महायुति से अलग हो गई है, और उसका जो चीफ है वो अलग से चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। तो ये एक थोड़ा सा एक चिंक है, लेकिन ये कितना असर कर रहा है हमें नहीं पता। तो बीजेपी ने जो अपना कंसंट्रेशन ओबीसी में किया है, क्योंकि ओबीसी बहुत सारी जातियां हैं उसमें, छोटी छोटी 3 तो बड़ी जातियां हैं, 3-4, लेकिन बाकी छोटी छोटी बहुत सारी जातियां हैं, और वो उनमें कोशिश कर रही है कि मराठा के विरुद्ध एक वातावरण, जैसे वो हरियाणा के चुनाव में जाटों के विरुद्ध था, वो एक विलेन चुन लेते हैं। इस मामले में बीजेपी को आप कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने की अच्छी महारत है उनके पास, कि वो एक विलेन क्रिएट कर लेते हैं किसी डोमिनेंट कम्युनिटी से, और उसका फायदा भी उठाते हैं। जैसा उन्होंने हरियाणा में किया, ऐसे उन्होंने वहां मराठा को विलेन सामने रखा है ओबीसी के सामने, और उनकी छोटी छोटी जातियों में वो ये बात ले जा रहे हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा 182 सीटों पर संभव है कि वो अगर इन छोटी छोटी ग्रुपिंग्स को अपने साथ जोड़ लें तो चीजों में 182 सीटों पर वो असर डाल सकती है। सब जीत ही जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक बहुत बड़े ओबीसी नेता छगन भुजबल हैं, उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि हालांकि वो एनसीपी के टिकट पे लड़ रहे हैं महायुति के साथ, लेकिन उनकी सीट टफ हो गई है। वहां शरद पवार ने जाके 2 बार शुरू में भी भाषण दिया था और अभी भी भाषण दिया है, तो गद्दार मद्दार कहने वाला वो माहौल बनाया है, तो वो बहुत टफ सीट उनकी भी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो कुछ कर रही है उसके सारे अनुकूल ही फायदे हो रहे हो, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी ने साबित किया है बार बार, लेकिन कि अगर वो किसी को एक मेन कम्युनिटी को निशाने पर ले लेते हैं तो छोटी छोटी ग्रुपिंग्स को वो सोशल इंजीनियरिंग करके मतदान पेटी तक ले जाने में सफल रहे हैं। अब देखना है कि महाराष्ट्र में क्या होता है। 33% की हिस्सेदारी है अगर हम मराठा वोट की बात करें। अगर हम वो गलत है, वो आंकड़ा आपका गलत है, 28% है। अच्छा, 28% है। हालांकि हमने उसको रिफ्रेश कर दिया, 28% है, और 28% को आप दरकिनार करके किसी चुनाव को जीतने की रणनीति बना रहे तो वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन मैं इस पर, चूंकि समय बहुत सीमित है, मैं आकू जी से इससे दूसरा सवाल लेना चाहता हूं, जो 2024 लोकसभा चुनाव का जो मैं ये आंकड़ा चला रहा हूं। आकू जी, इस आंकड़े को जरा देखिएगा अगर आपको दिख पा रहा हो। महायुति के पास आदिवासी वोट 35%, एमवीए के पास 55%, दलित वोट 35%, महायुति, एमवीए के पास 46%, जबकि अगड़ों का वोट जो है वो महायुति के पास ज्यादा 58% और 38% एमवीए के पास। लोकसभा चुनाव से कितना कनेक्ट करेगा अगर हम इस चुनाव की बात करें, क्योंकि फर्क बहुत ज्यादा दिनों का है नहीं सर। मुझे नहीं लगता कि ये वैसे ही आपको पूरी तरीके से परिलक्षित करता है। लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं वो विधानसभा में उसी तरीके से काम करेंगे। तो अगर आप और राज्यों की देखें
तो राज्यों के हिसाब से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो दिक्कत होगी। खास तौर से मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो 51 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उस आधार पे बहुत कुछ होता दिखता नहीं नजर आता है, क्योंकि लोकल मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, प्रदेश के मुद्दे होते हैं, जातिगत मुद्दे ज्यादा हावी हो जाते हैं और वो एक जगह पर केंद्रित हो जाते हैं। चरांदे का मामला जैसे यहाँ पर मराठाओं में है, वो एक अलग तरीके से लोकसभा में कितना चल पाया ये एक अलग मामला है, विधानसभा में दूसरी तरीके से चलेगा। और ये जो आंकड़े हैं ये पूरी तरीके से ट्रांसलेट वहां पे भी होंगे, मुझे नहीं लगता है ये। नहीं, लेकिन क्योंकि महाविकास अघाड़ी तो इस बात से खुश है ना कि लोकसभा का जो नतीजा रहा है विधानसभा वार उसको देखे तो वो उनके फेवर में जाता है, मैं वो इसीलिए उनको कह रहा एज हूं दिलाता कि है वो महाराष्ट्र के चुनाव में। उस हिसाब से तो बिल्कुल साफ महाविकास अघाड़ी आगे हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय नेता होते हैं, जो रीजनल स्तर के होते हैं, विधानसभा में हर एक छोटी जगह पर एक अपने आप को एक बड़ा नेता स्थापित करने की कोशिश कर लेता है, वो लोकसभा में संभव नहीं हो पाता है। लोकसभा में अगर आप धुले लोकसभा का आप उदाहरण देखिए, धुले लोकसभा में क्या हुआ, 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी आगे थी, छठे और वो भी 45, 25, 30, 35 हजार के वोट से, और छठे धुले वाले में जो धुले का वो दूसरा एरिया है, तो धुले कहलाता है, उसमें इतना वोट पूरी तरीके से एक बोझा मुस्लिम उम्मीदवार के पक्ष में आ गया कि वो जीत भी गया। तो ये एक अलग समीकरण होता, वैसे होता तो एक विधानसभा ही में जीतता, लेकिन पूरी लोकसभा ले गया जो 6 विधानसभाओं की थी। तो ये आसान नहीं होता है जी। टिकना। शीतल सिंह जी, आप कोई रिसेम्बलेंस देखते हैं? मैं आपको हरियाणा का एग्जांपल देता हूं। हरियाणा में 5-5 सीटें जो हैं वो लोकसभा चुनाव में डिवाइड हुई जब रिजल्ट आया। इसके पहले कंप्लीट जो सीटें थी वो बीजेपी के पास आई थी, 9 सीटें लगभग। लेकिन आप अगर उसको परसेंटेज वाइज देखेंगे विधानसभा चुनाव में तो 40% के करीब वोट शेयर दोनों पार्टियों को मिला। हरियाणा में 0.9 का फर्क रहा जो जिसने जीत हार का मार्जिन तय किया। रिजेम्बलेंस वहां थोड़ा दिखा है, इसलिए मैं सवाल आपसे भी लेना चाह रहा हूं शीतल जी। नहीं, ये रिजेम्बलेंस बिल्कुल हरियाणा का आपने अच्छा हो दिया, लेकिन उस रिजेम्बलेंस से लोकसभा में उनको आधी सीटें मिल गई, क्योंकि लोकसभा का आकार बड़ा होता है, उसमें बहुत सी विधानसभा सीटें मिलके बनाती है। विधानसभा में वो ज्यादा लोकलाइज हो जाता है। वो ठीक कह रहे हैं हमारे मित्र, वो ज्यादा लोकलाइज होने से जो और दूसरे फैक्टर्स होते हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वोटों का बंटवारा वो ठीक है कि दोनों को 40% के आसपास मिला। उसकी वजह ये थी कि जो मुस्लिम सीटें थी उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसको 70%, 72% मिल रहा था। कुछ जाट सीटों पर, कुछ जिलों में, कुछ जगहों पर उसको सिरसा में और कुरुक्षेत्र इसमें जिसमें जहां से वो हुड्डा साहब हैं, इन 2 जगहों पर भी उसी तरह से 60-65% कंसंट्रेशन था। तो इससे क्या हुआ कि उन सीटों पर वो करीब ऐसी 15-20 सीटें हैं जिसमें वो ज्यादा वोटों से जीत गए, जिससे एवरेज तो उनका वही रहा, लेकिन वो बंटवारा समान नहीं हो पाया। और समान बंटवारा न होने से बीजेपी के पक्ष में बंटवारा तुलनात्मक रूप में ज्यादा समान रहा और वो ज्यादा सीटें जीत ले गए। ऐसा कहीं भी हो सकता है। ये कठिनाई महाराष्ट्र में भी लोकसभा को रेप्लिकेट एकदम कर देगी तब तो कोई चुनाव ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। कड़ा मुकाबला होगा और ये छोटी छोटी बारीकियां उसमें असर डालेंगी। देखते हैं, अभी तक मुकाबले में काफी मतलब आप कह सकते हैं कड़े मुकाबले की स्थिति है। अच्छा अक्कू जी, थोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं, चूंकि आप लोग दोनों बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। आप लोगों ने कोई नंबर सोचा है कि अभी तक के माहौल के हिसाब से 288 में किसको कितना? आप अच्छा हरियाणा चुनाव देखने के बाद भी आप ये दुस्साहस कर सकते हैं हमसे ये सवाल करने का, और हम इतना मतलब बड़े आराम से इसका जवाब देंगे, तो भाई साहब क्षमा करें आप हमें। हम अपना काम जो कर रहे हैं तो वो इसी तरीके से करते रहेंगे, ये हम नहीं करने जा रहे हैं अभी आपके लिए। शीतल जी, आपका क्या टेक है इस पे? नहीं, ये बिल्कुल मैं इनके शब्द से सहमत हूँ अपने मित्र से। और ये गलती इतने सारे लोगों की सामूहिक गलती हुई है हरियाणा में। मतलब इसको आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कहा जाए तो वायरल नहीं होना चाहते इस बार। नहीं, अब एग्जिट पोल का डाटा जिनके पास है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, हम कैसे कह सकते? जी, सीधे कहें तो हम तुक्का नहीं मारना चाहते हम। शीतल भाई भी यही कह रहे हैं कि हम तुक्का नहीं मारना चाहते, इसलिए हम जहां हैं वहीं ठीक है।
हाँ, वैसे भी ज्यादा दिन का इंतजार रह नहीं गया है। 23 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। हफ्ते भर का आप अनुमान लगभग लगा लीजिए, हफ्ते भर में रिजल्ट भी सबके सामने आ जाएगा। खुद जी बहुत बहुत शुक्रिया, शीतल जी बहुत